Hello friends, welcome to the Happiness Culture YouTube channel and welcome to the Thursday video. So आज का टॉपिक है ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड के बारे में हम जानेंगे और म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्टमेंट करना है उसके बारे में जानेंगे। सो अगर आप इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड्स में, सो आपके फ्रेंड्स जो नहीं करते इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में, उनको ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए। उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगी जिनको कुछ पता नहीं है म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानने के लिए कुछ पॉइंटर्स मैंने निकाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। सो चार टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होते हैं: फिक्स्ड इनकम, गोल्ड, रियल इस्टेट एंड इक्विटी मार्केट्स। सो हर एक के ड्रॉबैक्स होते हैं, हर एक के पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। सबको फिक्स्ड इनकम मतलब आरडी, एफडी, पीपीएफ, एलआईसी, ये जो इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न्स कितना मिलेंगे और रिटर्न्स आपकी इन्वेस्टमेंट कभी आपको वापस मिलेगी, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको पता होता है, उसे कहते हैं फिक्स्ड इनकम। सो फिक्स्ड इनकम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, एज इन सेफ लगता है, लेकिन वो सबसे अनसेफ इन्वेस्टमेंट है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो नेक्स्ट पॉइंट में हम जानेंगे। गोल्ड, इंडिया के सबसे फेवरेट इन्वेस्टमेंट गोल्ड। रियल इस्टेट, ये भी एक सेकंड फेवरेट है इंडियन लोगों की। और इक्विटी मार्केट्स, ये चार टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जिसमें इक्विटी मार्केट सबको लगता है कि बहुत अनसेफ होता है। हालांकि लास्ट 3-4 सालों में मार्केट ने बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, तो सबको आज इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करना है। लेकिन हम देखेंगे इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैसे होता है। मतलब आप फिक्स्ड इनकम में देखोगे तो रिटर्न्स अप्रॉक्सीमेटली आज आप देखोगे तो 6 to 7% के बीच में होते हैं। गोल्ड में आप देखोगे तो लॉन्ग रन के रिटर्न्स, हालांकि लोग ऐसा बोलते हैं कि गोल्ड में बहुत ज़्यादा रिटर्न्स होते हैं। आप ऐसे एग्जांपल्स देखोगे, 2003 में एक तोड़ा गोल्ड का रेट था 5,000 रुपीज़, आज वो 63,000 रुपीज़ हुआ है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन 2003 में 5,000 रुपीज़ और 2024 में 63,000 रुपीज़, इसके अगर आप CAGR रिटर्न्स मतलब एनुअली कंपाउंडेड रिटर्न्स आप कैलकुलेट करोगे तो वो 8.5% के आएंगे। सो रियल इस्टेट में मैंने यहाँ पे रिटर्न्स भी डाले हैं, तो आप देख सकते हो। फिक्स्ड इनकम में 6 to 7%, गोल्ड में 8 to 8.5% रिटर्न, रियल इस्टेट में 2 से 3% के ही रिटर्न्स होते हैं इंडिया में। अभी आपके में से बहुत सारे लोग सरप्राइज हो जाएंगे कि इतना कम रिटर्न्स कैसे। सो समझना ज़रूरी है, कोई भी असेट क्लास का रिटर्न्स निकालते टाइम कितने टाइम वो रिटर्न्स दे रही है वो मत देखिए, परसेंटेज में निकालिए। सो आपने मतलब मैं मुंबई में रहता हूँ, तो ये एग्जांपल मैंने बहुत सुना है कि मुंबई सबर्ब्स में अगर 1990s में आप 1 BHK लेते तो उसका रेट अराउंड 5 लाख रुपीज़ था, लेकिन 2024 में वही 1 BHK का आज का रेट है अप्रॉक्सीमेटली 1.5 करोड़ रुपया। सो 5 लाख का 1.5 करोड़ हुआ है लास्ट 34 ईयर्स में। सुनने में बहुत अच्छा लगता है 5 लाख का 1.5 करोड़, लेकिन आप अगर परसेंटेज टर्म्स में यही रिटर्न्स निकालोगे तो ये 7 से 8% से ज़्यादा होते नहीं है। सो लास्ट 34 ईयर्स में आप अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की FD भी देखोगे तो उसने 8.5-9% से ज़्यादा एवरेज के रिटर्न्स दिए हैं। रिटर्न्स निकालने के टाइम पे और एक सेकेंड चीज़ आपको पॉइंट ध्यान में रखना है कि वो असेट क्लास मेंटेन करने के लिए आपने कितना कॉस्ट डाला है। सो जिसने भी 1 BHK लिया है 1990s में सबर्ब्स में मुंबई के 5 लाख में, उसने हर महीना मेंटेनेंस भरा है, हर 3-5 साल में पेंटिंग और सब खर्चे किए हैं, टैक्स भरे हैं। अगर आप आज वो जाके बेचेगा 1.5 करोड़ में तो टैक्स भरना पड़ेगा। सो ये सब टैक्स कैलकुलेट करके, खर्चे कैलकुलेट करके हाथ में 2 से 3% के रिटर्न रहते हैं रियल इस्टेट में। इससे ज़्यादा फिजिकल रियल इस्टेट में रिटर्न्स नहीं है। इक्विटी मार्केट्स, इक्विटी मार्केट्स मतलब सेंसेक्स का नाम आपने सुना होगा। सो 1980 से सेंसेक्स ये इंडिया की टॉप 30 का एक इंडेक्स है, वो 100 से स्टार्ट हुआ था। आज आप देखोगे तो अराउंड 70,000 के आसपास है। सो 100 से 70,000 का जर्नी लास्ट 44 ईयर्स का, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 15% के रिटर्न्स होते। सो रिटर्न्स वाइज तो ये है। अभी समझना ज़रूरी है रिस्क क्या होती है। सो जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बोला था कि फिक्स्ड इनकम में सबसे ज़्यादा रिस्क होती है।
तो समझते हैं रिस्क का मतलब क्या है। तो दो टाइप के रिस्क होते हैं, वोलाटिलिटी रिस्क, वैसे रिस्क के टाइप्स बहुत होते हैं लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में दो टाइप के रिस्क हम देखेंगे, वोलाटिलिटी रिस्क एंड इन्फ्लेशन रिस्क। वोलाटिलिटी रिस्क का मतलब सिंपल है, आज मैंने 1 लाख रुपीज़ इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट किया, स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, 3 महीने बाद इलेक्शन का कुछ निगेटिव रिजल्ट आया, उसके वजह से मार्केट 20% डाउन हो गया, सो मेरे 1 लाख के हो गए 80,000 इन 3 महीना। सो इसे कहते हैं वोलाटिलिटी रिस्क। हमें सबको डर लगता है ये वोलाटिलिटी रिस्क से, लेकिन दूसरे टाइप की रिस्क होती है इन्फ्लेशन रिस्क। ये रिस्क से हमें ज़्यादा डरना चाहिए इंडिया जैसे कंट्री में, ग्रोइंग कंट्री में। इन्फ्लेशन रिस्क का मतलब क्या है, आज मेरे पास 1 लाख रुपए कैश में है, आज मैं मार्केट में जाके 10 चीज़ें खरीदी कर सकता हूँ वो 1 लाख रुपीज़ से, लेकिन 1 साल के बाद अगर वही 1 लाख रुपीज़ मैंने वैसे मेरे तिजोरी में बंद करके रखे और 1 साल के बाद मैं मार्केट में गया तो वो 10 चीज़ें मैं नहीं खरीद पाऊंगा, क्योंकि इंडिया में एवरेज इन्फ्लेशन 7% है, एवरेज में बता रहा हूँ। सो आज जो 1 लाख में चीज़ें आ रही है वही चीज़ें खरीदने के लिए 1 साल के बाद मुझे 1,07,000 रुपये रखेंगे। सो इसका सिंपल मतलब ऐसा है, अगर मेरी इन्वेस्टमेंट 7% से कम रिस्क रिटर्न देती है, इसका मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो बढ़ रही है लेकिन परचेसिंग पावर घट रही है। सो इसके लिए मैं बोलता हूँ फिक्स्ड इनकम में आपकी परचेसिंग पावर घटती है, सो बोला इन्फ्लेशन रिस्क बहुत ज़्यादा मैटर करती है, वो आपको समझना पड़ेगा। फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करके आप रिच नहीं बन सकते हो, गोल्ड में इन्वेस्ट करके रिच नहीं बन सकते हो, क्योंकि गोल्ड ये ऐसा असेट है जो इन्फ्लेशन को स्लाइटली बीट करता है। अभी वोलाटिलिटी रिस्क तो है कि आज अगर मार्केट में आप पैसे डालते हो और मार्केट कुछ किसी भी कारणवश जैसे कोविड हो गया या कुछ भी कारण के वजह निगेटिव हो गया तो आपके पैसे तो कम हो जाएंगे। सो वोलाटिलिटी रिस्क समझना ज़रूरी है। वोलाटिलिटी रिस्क ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ज़ीरो होती है, मतलब लॉन्ग रन में जैसे इकोनॉमी इंडिया की ग्रो होती है, जैसे ग्रोइंग कंट्री में मैं बोल रहा हूँ, ग्रोइंग इकोनॉमी ग्रो होगी, ये वोलाटिलिटी रिस्क ज़ीरो होते जाएगी। सो लॉन्ग रन में इन्वेस्ट करना ये एक सॉल्यूशन है वोलाटिलिटी रिस्क के ऊपर काबू पाने का। सो आपने स्टोरीज सुनी होगी कि इक्विटी मार्केट्स में इसके पैसे चले गए, ये डूब गया, वैसे निगेटिव स्टोरीज सुने होंगे। ये किसके लिए होता है, जो आज पैसे इन्वेस्ट करता है 2 महीने बाद निकालता है, आज पैसे इन्वेस्ट करता है 1 साल के बाद निकालता है, उसके पैसे निगेटिव हो सकते हैं शॉर्ट टर्म में। लेकिन ऐसे लोग आप देखिए जिन्होंने 1995 में इक्विटी मार्केट्स में पैसे डाले थे, क्या आज उनके पैसे निगेटिव है? या फॉर लेटेस्ट से 2015 में किसी ने इन्वेस्ट किए होंगे म्यूचुअल फंड्स में, क्या उनके आज म्यूचुअल फंड्स निगेटिव है? नहीं हो सकते इंडिया जैसे कंट्री में। सो वोलाटिलिटी रिस्क को बिल्कुल मत डरिए अगर आपका इन्वेस्टिंग होराइजन 7 से 8 साल का है तो। इन्फ्लेशन रिस्क को ज़रूर आपको डरना चाहिए क्योंकि 7% का इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है। अभी 4th पॉइंट पे आते हैं, इक्विटी मार्केट इन्वेस्टमेंट। सो आपको ये पता चल गया कि इन्फ्लेशन प्रूफ इन्वेस्टमेंट है इक्विटी मार्केट, सो इन्वेस्ट करना है। सो क्वेश्चन आता है स्टॉक्स में, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कहाँ पे करें? 8,000 स्टॉक लिस्टेड है, तो आप जनरली लोग क्या करते हैं, न्यूज़ चैनल पे देखते हैं, जी बिजनेस या CNBC आवाज़ वगैरह पे, या इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ेंगे, या अभी यूट्यूब चैनल्स पे बहुत डिस्कशन होता है इसके ऊपर। सो वहाँ पे सुन के आप स्टॉक लोगे, कितना इन्वेस्ट करोगे? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। प्रॉफिट कभी बुक करना चाहिए, ये उससे भी बड़ा क्वेश्चन है। और अगर आपने प्रॉफिट बुक भी कर लिया तो री इन्वेस्ट कहाँ पे करना चाहिए? ये 4 क्वेश्चंस है। सो आपकी प्रोफेशनल लाइफ की जर्नी में ये 4 क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने में आप क्यों टाइम वेस्ट करोगे? ये मेरा क्वेश्चन है आपको। सो रादर देन इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इनटू इक्विटी, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट इंडिया में अवेलेबल है वो है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, तो एक फंड मैनेजर होता है जिसके पास एक रिसर्च टीम होता है, और रिसर्च टीम और फंड मैनेजर का काम ये 4 क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करना है, और इनका ये फुल टाइम जॉब होता है। उससे एक पोर्टफोलियो बनता है। फॉर एग्जांपल एक 60-70 स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं वेयर टू इन्वेस्ट, डिसाइड किया जाता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन से कि हर एक स्टॉक में कितना पैसा डालना चाहिए, उसका भी एक लॉजिक होता है, कैलकुलेशंस होते हैं। कौन से स्टॉक में कभी प्रॉफिट बुक करना चाहिए, इसका भी एक कैलकुलेशन होता है, वो उनके पास होता है। और बुक किया हुआ प्रॉफिट वापस री इन्वेस्ट कौन से स्टॉक में करना चाहिए। सो ये चारों क्वेश्चंस के आंसर उनके पास होते हैं।
इसमें फेल्योर भी होते हैं, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन एवरेज रिटर्न्स आप देखोगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इंडिया में ऑलमोस्ट 35 ईयर्स जूनी है, 1990s के आसपास से है। एवरेज रिटर्न्स आप देखोगे तो 14-15% के रिटर्न्स दिए। सबसे वर्स्ट स्कीम ने भी 13-14% के रिटर्न्स दिए हैं, वर्स्ट परफॉर्मिंग स्कीम ने। सो समझना ज़रूरी है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में ये सब क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने में टाइम वेस्ट करने से बेटर म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो म्यूचुअल फंड दो टाइप के होते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और डेट म्यूचुअल फंड। सिंपल है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स मतलब जो शेयर मार्केट में आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे। डेट म्यूचुअल फंड्स मतलब आप समझ सकते हो फिक्स डिपॉजिट काइंड ऑफ फंड्स। हालांकि फिक्स डिपॉजिट से स्लाइटली बेटर रिटर्न्स देते हैं, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये दो बाइफर्गेशन समझने के लिए सही है, इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड। सो आपके ऐसे गोल जैसे रिटायरमेंट, आज मैं समझो 35 ईयर्स का हूँ तो एट द एज ऑफ 60 रिटायर होने वाला हूँ। सो 25 ईयर्स का मेरे पास टाइम है, सो मुझे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। मुझे 6 महीने बाद कार खरीदी करनी है, उसके लिए मैंने पैसे बचा के रखे हैं मेरे सेविंग बैंक अकाउंट में, तो वो मुझे डेट म्यूचुअल फंड्स में डालने चाहिए। जो शॉर्ट टर्म गोल्स है उसके लिए डेट म्यूचुअल फंड, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी इन्वेस्ट कैसा करना है? सो इन्वेस्ट आप लमसम कर सकते हो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मतलब आपकी जो मंथली इनकम होती है, सैलरीड हो तो सैलरी इनकम जो होती है उसमें से एक छोटा सा पार्ट एवरी मंथ आपके प्री डिसाइडेड डेट को आपके बैंक अकाउंट से डेबिट होगा और जो प्री डिसाइडेड स्कीम्स है उसमें जाएगा। इसे कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बहुत सही प्लान है क्योंकि 90% ऑफ द लोग इनडिसिप्लिन होते हैं अपने लाइफ में। सो ऐसा कोई करेगा नहीं कि मेरे सैलरी आया और मैं सैलरी में से मैन्युअली एवरी टाइम इन्वेस्ट करूं। सो ये सब पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम है। सो अननोइंगली आपके अकाउंट से कट होगा और इन्वेस्ट होते रहेंगे पैसे। लमसम अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा पैसे आए, कभी बोनस आया वगैरह, तो आप मैन्युअली ज़्यादा पैसे, लमसम पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड में। हाउ मच टू इन्वेस्ट? तो आप ये जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ वो फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए, बहुत काम में आएगा आपके लाइफ में। 30-40-30% फॉर्मूला। 30-40-30% फॉर्मूला क्या है? सो आपका जो इनकम है, मंथली इनकम, उसका 30% ऑफ द जो पैसा है सबसे पहले इन्वेस्ट होना चाहिए। इन्वेस्ट कहाँ पे करना चाहिए? सो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड है, एक ग्रोथ इन्वेस्टमेंट है। थोड़ा सा पैसा टर्म प्लान में इन्वेस्ट होना चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस में होना चाहिए। टर्म प्लान, मेडिकल इंश्योरेंस क्या होते हैं आपको पता होंगे, नहीं पता होंगे तो आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा। सो आपके इनकम का 30% पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आप 30% पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपके लाइफ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट गोल्स को आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। सिर्फ आपको आज समझ में नहीं आ रहा है। रिटायरमेंट के लिए आप देखोगे इंडिया में कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, ना पेंशन है। सो अगर आज आप 30% पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आपकी रिटायरमेंट आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। आपके बच्चों का एजुकेशन, आज देखिए आपका मेरा एजुकेशन फ्री में हुआ है ऑलमोस्ट, लेकिन इंडिया एक कैपिटलिस्ट कंट्री बन चुकी है, एजुकेशन फ्री नहीं है। सो अगर आप 30% पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हो, सो आपके बच्चों का जो प्रोफेशनल एजुकेशन होगा पोस्ट 18, उसके लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, ऐसा मैं कह सकता हूँ कॉन्फिडेंटली। 40% आपका पैसा जो है मंथली, वो आपके मंथली एक्सपेंडिचर में होना चाहिए, जैसे फूड कॉस्ट, ट्रैवलिंग कॉस्ट, लिविंग कॉस्ट पे ऊपर होना चाहिए। अगर आपका मंथली इनकम से 40% से ज़्यादा पैसा अगर मंथली एक्सपेंडिचर में जाता है, इसका सिंपल अर्थ ये होता है आप आपके मीन्स से ज़्यादा की लाइफस्टाइल जीने की कोशिश कर रहे हो। 30% बचा हुआ पैसा, ये लाइफस्टाइल अपग्रेड। लाइफस्टाइल अपग्रेड का मतलब ऐसा होता है कि आपके एजुकेशन के ऊपर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। एज इन आज एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन या फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आज के टाइम में बहुत इम्पॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट पे आते हैं, हाउ टू प्लान म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो
म्यूचुअल फंड्स के लिए सिंपल फॉर्मूला देखिए, 3 फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए। इमरजेंसी फंड जिसमें आपके 6 महीने का मंथली एक्सपेंडिचर आपको जमा करके रखना है, डेट फंड रहेगा ये, और रिटायरमेंट फंड और आपके बच्चों के लिए एजुकेशन फंड। ये तीन ही फंड में आप स्टार्ट कीजिए इनिशियली, धीरे धीरे नॉलेज अपग्रेड कीजिए। जैसे जैसे आपको उसका नॉलेज आएगा, थोड़ा थोड़ा समझेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, तो आप इसमें एडिशन कर सकते हो, गोल प्लानिंग कर सकते हो, बहुत सारी आप चीज़ें कर सकते हो। सो ऐसे ये आज का वीडियो था म्यूचुअल फंड्स के बारे में। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिटेल्स में। बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है म्यूचुअल फंड, लेकिन आज का वीडियो ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए था। सो अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो ऑफ कोर्स आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिले होंगे लास्ट 3 से 5 साल के में। सो वैसे ही बेनिफिट्स आपके फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को मिलने चाहिए, ऐसा आपको अगर लग रहा है तो ये वीडियो उनको फॉरवर्ड कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे साथ अगर आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, मेरे एडवाइस या मेरे हेल्प के साथ अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करनी है तो मेरे ऐप का और वेबसाइट का लिंक दिया है, वहाँ पे आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप अकाउंट क्रिएट करोगे मेरे टीम के तरफ से आपको फ़ोन आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर भूलना मत भूलिए, क्योंकि आपको जो बेनिफिट मिल रहे हैं आपके नियर एंड डियर वंस को अगर वही बेनिफिट्स म्यूचुअल फंड दे पाए तो बहुत अच्छा होगा। सो थैंक यू वेरी मच। आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। वापस मैं आपको रिमाइंडर दूंगा, एवरी मंडे एंड थर्सडे मैं नए वीडियो डालता हूँ आपकी लाइफ हैप्पी रिच बनाने के लिए, मुझे जो लगते हैं उसके हिसाब से। सो मेरी कम्युनिटी भी लॉन्च होने वाली है, द हैप्पीनेस कल्चर कम्युनिटी, शॉर्टली उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट मंडे फॉर द न्यू वीडियो। थैंक यू।